योद्धा महाराज अध्याय 51। लाजी रोजियमो। हबेन थोड़ा भ्रमित था। ये यंगजहॉ फ्राइड राइस की तरह भ्रमित करने वाला था, लेकिन कम से कम उन्होंने नाम में मांस शब्द सुना। उनकी दिलचस्पी तुरंत जगी और उन्होंने उम्मीद से कहा, बॉस मैक, मुझे पहले दो। मैं दो भी, हागा ने कहा। हागा ने जोड़ा। वह भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मांस उनका प्रिय व्यंजन था। हालांकि यंगजाहॉ फ्राइड राइस स्वादिष्ट था, इसमें मांस बहुत कम था। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मेग ने उत्तर दिया और रसोई में चली गई। मिस्टर मो, आप हमेशा सबसे पहले आते हैं, हाबेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल के सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गई। मैं आज आने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। एक इंसानी लड़की मुझसे पहले आई थी, मोबाइल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। छोटी लड़की, सुप्रभात, हागा ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ एमी से कहा। सुबह, बड़ा ब्लॉक है, एमी ने सिर हिलाया। उसके मुंह में जानवर के दांत को देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके लिए अपने दांतों को खुला रखकर खाना असुविधाजनक नहीं होगा? मुझे इसकी आदत है, हागा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरा साफ है। एएमआई ने हागा पर अपने दांत खोल दिए, मुंह पर साफ छोटे दांत दिखाते हुए, जैसे कि वह दिखावा कर रही हो। हागा खिलखिलाया और हेबेन के बगल में बैठ गया। मेग की सेवा के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेग एक भूरे रंग के पेपर बैग में 3 रोजियामो के साथ बाहर आया, उनमें से प्रत्येक के लिए एक। इसकी महक बहुत अच्छी है। क्या ये लाजी रोजियामो है? इसमें बहुत सारा मांस है। रूजियामो को पकड़े हुए, हेबिंग मांस की समृद्ध सुगंध के कारण इसे निगले बिना नहीं रह सका। कागज के थैले में सफेद बाईजी की रोटी मांस, चर्बी और दुबली तेल से चमकती हुई थी, जो बहुत आकर्षक थी। ये वास्तव में यंगजहॉ तले हुए चावल से अलग है। मैंने मांस की ऐसी विशेष सुगंध कभी नहीं सूंघी है। ये सबसे स्वादिष्ट है। मोबाई ने अपने हाथ में रोजियामो को देखा और उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने अपने कटोरे में यंगजहॉ फ्राइड राइस का आखिरी टुकड़ा खाया। नहीं, मुझे पहले कोशिश करनी है। हेबेंग ने पेपर बैग में एक छेद किया और एक घूंट में आधा रोजियामो निगल लिया। मीठी बाईजी ब्रेड को लकीरदार पोर के चारों ओर लपेटा गया था, जिसने स्वादिष्ट ग्रेवी को अवशोषित कर लिया था। एक काटने के साथ स्वादिष्ट ग्रेवी बाईजी ब्रेड में रिस गई और नरम मांस मुंह में पिघल गया। यह इतना स्वादिष्ट लगा कि मांस के लिए स्वाद कलियों की इच्छा बहुत तृप्त हो गई, मानो उनमें से हर एक खुशी से झूम रहा हो। हेबेन के लिए और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि रोजियामो आग के गोले में बदल गया और उसके गले के नीचे लुढ़क गया। यह ऐसा था जैसे उसने एक और तेज शराब पी ली हो। उसका खून खौलने लगा जैसे उसके शरीर में कुछ जाग गया हो। गर्जन। हेबेंग अपने सिर को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका और एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी, जिसने उसके सामने मेज को हिला दिया। एमी ने अपनी भौहें उठाई, थोड़ा नाखुश दिख रही थी जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह आग बुझा पाती, मेग ने धीरे से उसके छोटे से हाथ को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि उसे आग नहीं लगानी चाहिए। उसने हेबेंग को उत्सुकता से देखा। ये देखना मुश्किल नहीं था कि हेबेंग जानबूझकर दहाड़ता नहीं था। सिस्टम ने कहा था कि दौड़ जितनी कम जंगली होगी, रोजियामो उतना ही कम प्रभावी होगा। हेबेंग एक ऑक के रूप में मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक जंगली था, इसलिए उसके लिए इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका क्या असर होगा। हेबेंग की दहाड़ से मोबाई और हागा चौंक गए, लेकिन उन्होंने रोजियामो के बारे में चिंता नहीं की क्योंकि उन्होंने थकान दूर करने पर यंगजहॉ तले हुए चावल के प्रभाव का स्वाद चखा था। इसके बजाय उन्होंने हेबेंग को उम्मीद से देखा, ये सोचकर कि इसका क्या विशेष प्रभाव होगा। एक पार्श्विक दहाड़ देने के बाद हेबेंग ने अपने पार्श्विक रक्त में उबाल महसूस किया। उसने एमआई को देखा और देखा कि उसके हाथ में आग का गोला नहीं था। उसने राहत की सांस ली और शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। मेरा मतलब नहीं था, मार्क, आपका रोजियामो इतना स्वादिष्ट है। बस इसका असर थोड़ा सा है। मेरा खून खौल रहा है और मेरी ताकत कुछ बढ़ गई लगती है। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मोबाई और हागा की आंखें चमक उठी और उन्होंने उसी समय अपने रोजियामोस का एक टुकड़ा लिया। रोजियामो के तीखे स्वाद ने दोनों को मदहोश कर दिया। रोजियामो को निगलने के बाद उनके खून में खौलने के एहसास ने उन्हें अनजाने में एक नर्म दहाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मोबाई की दहाड़ तेज नहीं थी, लेकिन हागा की दहाड़ हेबेंग के समान थी। दहाड़ने के बाद उसने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया और एमी से कहा, मुझे क्षमा करें। एमी ने सिर हिलाया और कहा, यह तुम्हारा पहली बार है, बिग ब्लॉक हेड। इसे भूल जाओ,
लेकिन किसी को सावधान रहना चाहिए। मैं करूंगा, मैं करूंगा, हाबिन ने होशपूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हालांकि वह एक और बड़ा बाइट लेने से खुद को रोक नहीं सका। वह स्वादिष्ट मांस और बाइजी रोटी के स्वाद का आदी था। इसे निगलने के बाद हैबेंग ने तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और कोई दहाड़ नहीं की। हागा ने भी काट लिया और स्वादिष्ट भोजन में खुद को डुबोते हुए अपनी दहाड़ को नियंत्रित करने के लिए अपना मुंह ढक लिया। स्वादिष्ट, मिस्टर मार्क, मुझे 5 और दो। हैबेंग ने बैग टेबल पर रखा और मे की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी लाल था और वह थोड़ा उत्तेजित दिख रहा था। रोजियामो खत्म करने के बाद उसने रोजियामो के फायदों को महसूस किया। इसने न केवल उसके शरीर को उत्तेजित किया, बल्कि यह उसकी रक्त रेखा क्षमता को भी उत्तेजित कर सकता था और उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार कर सकता था। मैं भी। 5 हैं। हागा ने मेघ की ओर 5 उंगलियां भी बढ़ाईं। ये स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी पुरानी हड्डियां अब इसे बर्दाश्त कर सकती हैं। ये काफी है। मोबाई ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके शरीर में खून बढ़ रहा है। हालांकि उन्हें जल्दी से इसकी आदत हो गई और वे थोड़ा सहज महसूस करने लगे, फिर भी उन्होंने यंगजहॉ फ्राइड राइस के पौष्टिक एहसास को प्राथमिकता दी। मैग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आज एक स्वाद परीक्षण है, इसलिए हम प्रति भोजन केवल 3 रोजियामो प्रदान कर सकते हैं। शायद हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हम कल रोजियामोस बेचना शुरू करेंगे और कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि सामग्री की मात्रा के लिए प्रत्येक भोजन सीमित है। पहले आओ, पहले पाओ। उसने आज के स्वाद परीक्षण के लिए बहुत अधिक रोजियामो बनाने की योजना नहीं बनाई थी। यह मांस को मैरिनेट करने का सबसे अच्छा समय नहीं था और कल की आधिकारिक बिक्री के लिए स्वाद परीक्षण सिर्फ वार्म अप था। वह बहुत अधिक रोजियामो नहीं बेचना चाहता था और यह बेहतर होगा कि अधिक लोग उन्हें खा सकें। योद्धा महाराज अध्याय 52। माइकल हेरोल्ड और हेगार्ड के उत्साहित चेहरों को देखता है और थोड़ा हिचकिचाता है। वह दोगुने पैसे की पेशकश से प्रभावित नहीं हुआ और उसे यह विचार पसंद नहीं आया। लेकिन हेरोल्ड और बाकी लोगों ने उसकी बहुत मदद की थी और उसके कारोबार में निवेश किया था। अगर उनके निवेश के लिए नहीं होता तो एमी आज स्वादिष्ट हैमबर्गर नहीं खा पाती। माइकल अंत में मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस बार आपके निवेश के कारण नया उत्पाद संभव है, इसलिए आज आप जितने हैमबर्गर खा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और आपको अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एक हैमबर्गर के लिए केवल 300 कॉपर्स की मूल कीमत का भुगतान करें। वास्तव में, बॉस माइक, तुम कमाल हो। उस स्थिति में मुझे 5 और चाहिए। मेरे भाई के लिए भी ऐसा ही है। हेरोल्ड की आंखें चमक उठी। यह माइकल अन्य धूर्त मनुष्यों की तरह नहीं है जो उसका फायदा उठाने के लिए बाहर हैं। उन्होंने मूल मूल्य पर अधिक हैमबर्गर बेचने पर सहमति जताते हुए अतिरिक्त धन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। माइकल ने अपना सिर हिलाया और तुरंत रसोई में चला गया। यंग बॉस, बिल कृपया। मोबी खाना खा चुका था। यांग झो फ्राइड राइस और रसीले हैमबर्गर की प्लेट को एक साथ मिलाने पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। पूरी रात काम करने से उन्हें जो थकान महसूस हुई वह एक पल में दूर हो गई। हैमबर्गर खाने के बाद वह और भी सतर्क महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका रक्त तेजी से बहता है और तेज गति से उसके मस्तिष्क में रक्त पहुंचाता है। नतीजतन उसका दिमाग साफ महसूस होता है और वह पहले की तरह थका हुआ नहीं रहता है। जब उसने बैग मेज पर रखा तो अचानक उसकी नजर आधे योगिनी के चित्र पर पड़ी। रैपर के पीछे वह हैरान था, फिर भी उसे लगा कि यह स्वाभाविक है। हालांकि वह माइकल को कुछ ही दिनों से जानता था, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह एमी से प्यार करता है और एक अच्छा पिता है। एक अर्ध योगी के रूप में एमी के पास उसकी मां नहीं है, लेकिन अधेड़ होने का कलंक उसके व्यवहार से स्पष्ट नहीं था। अभी मोबी ने एमी को कभी भी निचली नस्ल या आधे खून वाला नहीं माना था। उसके लिए एमी बोल्ड, मनमोहक और आत्मविश्वास से भरी हुई है। इस लोगों को देखकर मोबी को चिंता हुई कि यह रेस्तरां के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। जब आधे खून की बात आती है तो हर कोई उसके जैसा खुले विचारों वाला नहीं होता है। जब उन्होंने एमी के आग के गोले पर विचार किया तो उन्होंने सोचा कि माइकल संभवतः कमजोर नहीं हो सकता और एक शक्तिशाली और चतुर व्यक्ति है। इन विचारों के साथ वह और अधिक आश्वस्त महसूस करने लगा। ये कुल 9 सोने के सिक्के हैं। एमी चली गई और उसने एक पल के लिए सोचा और उसने कीमत पर काम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, कृपया इसे मेरे निवेश से घटा दें। मोबी मुस्कुराया। एमी ने अपना सिर हिलाया
और रसोई में चली गई और अपने पिता से पूछा, पापा, ग्रैंड ड्वार्फ मोबी ने कहा कि बिल उसके निवेश से काट लिया जाएगा। क्या ये सब ठीक है? बेशक ये सब ठीक है, मैंने इसे उनके लिए लिख दिया था। माइकल मुस्कुराया। फिर उसने 2 और प्लेटें निकाली। प्रत्येक प्लेट रसदार हैमबर्गर से भरी हुई थी। हेरोल्ड और हैगार्ड के लिए आवरण अधिक बाधा और झुंझलाहट है। उसने बस उसे थाली में रखा और उन्हें परोसा। बेशक अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रति बैग तांबे के 5 सिक्के बचा सकता है और उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। प्लेटों को साफ करने के लिए डिशवाशी जोड़ एनजी मशीन पर छोड़ा जा सकता है। अलविदा, बॉस माइक। मोबी मुस्कुराया जैसे ही उसने अलविदा कहा और रेस्तरां से बाहर चला गया। बॉस माइक, आपकी नई डिश बहुत स्वादिष्ट है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने गोत्र में वापस नहीं जाना चाहता। हेरोल्ड ने हैमबर्गर उठाया और एक बड़ा काट लिया। उन्होंने माइकल के खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा की। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने उग्र रक्त की अनुभूति का आनंद लिया। ये शराब पीने से ज्यादा गुणकारी है। जब वह भोजन के स्वाद का आनंद ले रहा था, उसी समय वह अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ा सकता था। उनकी राय में इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक तरफ खड़े होकर माइकल मुस्कुराया। उनके खाना पकाने के कौशल के लिए प्रशंसा कुछ ऐसा है जिसे वह सुनना पसंद करते हैं। हैगार्ड ने सहमति में सिर हिलाया। वह हेरोल्ड की तरह सामान्य जीव में धारा प्रवाह नहीं है, लेकिन उसने माइकल के साथ एक सार्वभौमिक शारीरिक भाषा का उपयोग करते हुए अंगूठा ऊपर का संकेत दिखाकर संवाद किया। थोड़ी ही देर में कोंटी अपने गधे पर सवार होकर आ गया। गधे के हिनहिनाने की विशिष्ट ध्वनि को याद करना मुश्किल है। कोंटी ने अभी अभी रेस्तरां में प्रवेश किया था और तुरंत उसकी नजर उन हैमबर्गर पर पड़ी जिन्हें हेरोल्ड और हैगार्ड खा रहे थे। ललचाने वाले मांस की मनोरम सुगंध ने रेस्तरां को भर दिया। कोंटी को इसकी लत लग गई और उसने तुरंत अपना आदेश दिया। ओह, ऐसा लग रहा था कि नई डिश तैयार है। बॉस माइक, नई डिश का एक हिस्सा कृपया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। माइकल ने सिर हिलाया और रसोई में घुस गया। ऐसा लग रहा था कि कोंटी की मुस्कान उसके चेहरे पर स्थायी रूप से चिपकी हुई थी। वह चाहे किसी के भी सामने आए, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहा। गुड मॉर्निंग यंग बॉस। कोंटी अपनी सामान्य सीट पर बैठ गया और एमी का अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। स्माइली फेस अंकल, गुड मॉर्निंग। एमी ने जवाब में वापस बधाई दी। यह जवाब, ये अंकल मुस्कुराते रहते हैं, जैसे स्माइली का मास्क लगा रखा हो। नए रसदार हैमबर्गर वास्तव में स्वादिष्ट हैं। ये व्यंजन स्वर्ग के एक टुकड़े की तरह है। हेरोल्ड घूमा और कोंटी को सूचित किया, बात करते हुए चबाया, अत्यधिक अनुशंसित। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महान। मैं इसे आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। कोंटी प्रत्याशा से भर गया था। थोड़ी देर में माइकल एक रैपर में रसदार हैमबर्गर के साथ रसोई से बाहर निकल गया। उन्होंने इसे कोंटी को दिया। आपका रसदार हैमबर्गर। कोंटी ने बर्गर स्वीकार कर लिया और रैपर पर छोटी लड़की की आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए माइकल से पूछा, बॉस माइक, क्या आपने युवा बॉस का चित्र बनाया? वास्तव में, काउंटर पर लेटे लेटे एमी काफी बोर हो गई थी। जैसे ही उसने ये सुना, वह स्टूल से नीचे कूद गई और कोंटी की ओर चल दी और चुपके से झांकने लगी। कोंटी काफी लंबी थी और आकृति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे पैर के बल झुकना पड़ा। जब उसने ये देखा तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ और बहुत उत्साहित हुई। पापा पापा, क्या ये वास्तव में मैं हूँ? क्या आपने इसे खींचा? ये सही है, ये तुम हो। हमारे रेस्तरां में कोई नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए बेहतर हो। माइकल ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और एमी के सिर पर हाथ फेरा। पापा, आप सचमुच अविश्वसनीय हैं। ये बहुत सुंदर है। एमी ने अपना चेहरा माइकल के हाथ से रगड़ा और बहुत खुश हुई। रेस्तरां में 3 मेहमानों ने ये देखा और मुस्कुरा रहे थे। परिवार की इस गर्म भावना ने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया। आधी योगिनी छोटी लड़की के साथ रैपर को पाप के शहर में प्रसिद्ध होना चाहिए। कोंटी ने हैमबर्गर उठाया। सफेद रंग का बन बीच में फैला हुआ था और मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था। कीमा बनाया हुआ मांस कुछ वसा और कुछ दुबले हिस्सों से भरा हुआ था और मांस के प्रत्येक टुकड़े पर एक अनूठी चटनी लपेटी गई थी। ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा है। उसने अपना मुंह खोला और एक काट लिया। नर्म बन और मांस के कोमल टुकड़े काफी आसानी से अलग हो गए। वे मांस पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चटनी से भरे हुए थे। स्वाद मुंह में घुल जाता है और स्वाद लाजवाब। कोंटी को लगा जैसे वह 7वें आसमान पर है। हैमबर्गर निगलने के बाद कोंटी चैन की सांस लिए बिना नहीं रह सका।
ओह! वह जल्दी से अपने होश में आ गया और रेस्तरां में दूसरों को देखकर भद्दी मुस्कान से मुस्कुराया। लेकिन उसे हैरानी हुई कि बर्गर निगलने के बाद उसके खून में खून अचानक से उमड़ पड़ा। जब वह सुबह उठे थे और 1 घंटे तक अपनी तलवारबाजी का अभ्यास किया था, तो यह अनुभूति अधिक तीव्र थी। केवल एक बिट में, उसका शरीर अनुकूल है और युद्ध के लिए तैयार है। ये व्यंजन यांग झोउ फ्राइड राइस जितना ही लाजवाब है। बॉस, मुझे 2 और हैमबर्गर चाहिए। कॉन्टी ने अपने हाथ में रखा हैमबर्गर भी खत्म नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही एक अग्रिम आदेश दे दिया था। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। माइकल ने सिर हिलाया और रसोई में लौट आया। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। तो कल होगा। ऐसा लगता है कि रसदार हैमबर्गर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता होगी। सबसे पहले, वह रसदार हैमबर्गर के प्रभावों के बारे में चिंतित थे। हालांकि रसदार हैमबर्गर पहले प्रभाव में थोड़ा मजबूत था और उसे असहज कर दिया। ऐसा लगा कि प्रभाव उतना बुरा नहीं है। अभी, जब वह बर्गर पकाता है या बनाता है तो वह बहुत तेज होता है। रैपर काफी सुविधाजनक है। इसका मतलब है कि मेहमान बाहर खा सकते हैं और यह रेस्तरां तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है, बस हो सकता है, ये रेस्तरां को और अधिक प्रसिद्ध बना सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। योद्धा महाराज अध्याय 53। छोटा बोर्ड बिल प्लीज। 5 रोजियामोस खत्म करने के बाद हागा एमी की ओर मुड़ा और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ 2 उंगलियां बाहर निकाली। 2 लोग। बड़े भाई, क्या तुम आज मेरे लिए भुगतान करने जा रहे हो? हैबेन की आंखें चमक उठी। उसने हागा को आश्चर्य से देखा और बहुत खुश हुआ। उनके बड़े भाई को अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ और वे फिर से ईमानदार हो गए। हागा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। 12 रोजियामो, यानी 36 सोने के सिक्के। एमी आई और थोड़ा हैरान भी हुई। बड़े मूर्ख, क्या तुम आज मेरे लिए भुगतान करने जा रहे हो? बस इसके लिए भुगतान करें। हागा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओह, एमी ने सिर हिलाया। जब वह मुड़ी, तो उसने धीरे से आह भरी और अपने आप से कहा, अरे, बिना पैसे के पैसा इकट्ठा करना आसान है। मैं इसके लिए भुगतान कब तक करूंगी? मैं वास्तव में पैसे गिनना चाहती हूँ। बड़े भाई, तुम अब भी मेरे अच्छे बड़े भाई हो। हबेन ने खुशी से हागा का कंधा थपथपाया। सोने के 18 सिक्के सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थे। इस बदलाव ने उन्हें खुश कर दिया था। हागा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से क्राउडफंडिंग का टिकट निकाला और टेबल पर रख दिया। उसने ओक भाषा में कहा, मैं जनजाति में वापस जा रहा हूँ। मैं आज ही जा रहा हूँ। मैं ये टिकट आप पर छोड़ता हूँ। बाकी आप रख सकते हैं। बस इसे ऐसे माने जैसे आपने इसे खुद खरीदा हो। मैंने इसे खरीदा है। नहीं, क्या आपने इसे खरीदने के लिए मुझसे पैसे उधार नहीं लिए? पिछले 2 दिनों में आपने कई बार खाना भी खाया है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने इसे खरीदा है। तो, क्या अभी अभी खाना मेरा था इलाज करो, या ये तुम्हारा इलाज था? हबेन ने हागा को असमंजस में देखा। एक बड़े भाई की वह छवि जिसे उन्होंने अभी अभी फिर से बनाया था, फिर से ढह रही थी। बस इसे मेरा इलाज समझो। क्या यह मेरे कूपन पर नहीं है? हागा ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, अब उस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन बड़े भाई, तुम आज जनजाति में वापस क्यों जा रहे हो? हम खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। क्या तुमने नहीं कहा कि हम 1 महीने के लिए चले जाएंगे? हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है खरीदने और बनाने के लिए हथियार। अब हम वापस क्यों जा रहे हैं? हागा ने अपना हाथ लहराया और हागा को असमंजस में देखा। चूना पत्थर जनजाति का सोने की खान के कारण हमारे जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था। परसों एक छोटे पैमाने पर लड़ाई हुई थी। हमारे जनजाति के 2 योद्धाओं की मृत्यु हो गई और एक छोटी सी सोने की खान उनके द्वारा ले ली गई। मेरे पिता ने मुझे वापस जाने के लिए कहा और सोने की खान वापस लेने और हमारे गिरे हुए भाइयों का बदला लेने के लिए जनजाति के योद्धाओं का नेतृत्व करें। हागा के भाव गंभीर हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उन्हें एक ओक योद्धा की गरिमा प्राप्त हुई थी। वे हरामखोर फिर से यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि पिछले साल मैंने उन्हें जो सबक दिया था, वह काफी नहीं था। बड़े भाई, मुझे वापस जाने और उन्हें सबक सिखाने दो। हैबेन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके जोड़ चटक रहे थे और उसके माथे की नीली नसें उभरी हुई थी। नहीं, तुम्हें इस बार रुकना होगा। हमारे योद्धाओं के लिए हथियार सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं। तुम्हें उन सभी को जनजाति में सुरक्षित वापस लाना होगा। हागा ने अपना सिर हिलाया, हैबेन के कंधे को थपथपाया और चिंता के साथ कहा, और पिछले साल की आपकी कमर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है।
युद्ध में जाने से पहले आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मैं अपनी छड़ी से उन लोगों के सिर फोड़ सकता हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं। हाँ, हुआन खड़ा हो गया और हागा को दिखाना चाहता था कि यह कैसे करना है। मेरे पिता ने कहा कि मार्कस इस बार टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आप उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है, और मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। हागा का चेहरा थोड़ा ठंडा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, फिर उन्हें धीरे धीरे ढीला किया। उसने हेबेन के कंधे को थपथपाया, अपनी गदा उठाए और बाहर चला गया। उस नाम को सुनते ही हेबेन की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। उसने खड़े होकर हागा की पीठ की ओर देखा। बड़े भाई, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद लें। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। मिस्टर मार्क का खाना बहुत स्वादिष्ट है। हागा ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और एमी को देखकर मुस्कुराया। बाय बाय लिटिल बॉस। अलविदा, बड़ा बेवकूफ। एमी ने अपना हाथ लहराया, फिर ऊंचे स्टूल के नीचे फिसल गई और बिग एग को फुसफुसाया। मार्कस, वह लानत आदमी, उसने अपने लोगों के साथ हमारे जनजाति पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? उसे धिक्कार है। हेबेन ने अपने दांत पीस लिए और हागा की आकृति को दरवाजे से गायब होते देखा। वह बेबस होकर वापस बैठ गया। आदिवासी संघर्ष। मैग ने मुड़कर हेबेन पर नजर डाली। उनके पूर्ववर्ती ओआरसी भाषा बोल सकते थे, क्योंकि मनुष्यों और ऑर्क्स के क्षेत्र पड़ोसी थे, और अतीत में उनकी अधिकांश उपलब्धियां ऑर्क्स से थी। वे ऑर्क भाषा को पूरी तरह से समझ सकते थे और सरल वार्तालाप कर सकते थे। एल्वन भाषा के लिए ये और भी आसान था। अन्यथा एलेन राजकुमारी के साथ कैसे छेड़खानी की जा सकती थी? हालांकि वह थोड़ा जिज्ञासु था, मेग पूछने की पहल नहीं करना चाहता था। जब तक ग्राहक बात नहीं करना चाहता, वह व्यक्तिगत मामलों के बारे में पूछने की पहल नहीं करेगा। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। थोड़ी देर मौन में बैठने के बाद हेबेन ने मुड़कर मेग से कहा, मिस्टर मार्क, मुझे यंगजहॉ फ्राइड राइस की एक और प्लेट दे दो। मैं स्वादिष्ट भोजन के साथ शांत होना चाहता हूँ। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मेग ने उत्तर दिया। उसने जल्दी से यंगजहॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट बनाए और उसे हेबेन के सामने रख दिया। हेबेन ने चम्मच उठाया, फिर उसे नीचे रख दिया। उसने मेग की ओर देखा और पूछा, मिस्टर मैक, अगर कोई लड़का था जो आपका भाई हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने गलती से आपकी सबसे प्यारी महिला को मार डाला, तो क्या आपको नहीं लगता कि वह लड़का मरने के लायक है? शायद। मेग थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ तक कि खुद हागा को भी नहीं पता था कि इस तरह की चीज से कैसे निपटा जाए। ग्रेस मेरे बड़े भाई की मंगेतर थी, और वे एक साथ बड़े हुए थे। मार्कस लाइमस्टोन जनजाति से थे, और मेरे बड़े भाई के समान उम्र के थे। उस समय हमारी जनजाति ने अभी तक सोने की खान की खोज नहीं की थी। हम भाइयों की तरह थे चूना पत्थर जनजाति के साथ, और बच्चे एक साथ खेलते थे। मेरा बड़ा भाई और मार्कस दो जनजातियों के बच्चों के नेता थे, और वे अक्सर दो जनजातियों के बच्चों को लड़ने के लिए नेतृत्व करते थे। वे ताकत में समान थे, और धीरे धीरे अच्छे हो गए भाई बंधु। बाद में हमारी जनजाति ने सोने की खान की खोज की। मूल रूप से गरीब कबीला अचानक अमीर हो गया, और सब कुछ बदल गया। चूना पत्थर जनजाति मुनाफे का हिस्सा चाहती थी। मूल रूप से मेरे पिता उन्हें एक या दो छोटी सोने की खदानें देने के लिए सहमत हुए ताकि वे भुखमरी की स्थिति से छुटकारा पा सकें। लेकिन वे लालची थे, और सीधे हमारी सोने की आधी खानों के लिए कहा, और वे सबसे बड़ी चाहते थे। स्वाभाविक रूप से हमारी जनजाति सहमत नहीं थी, और हमने उन्हें सोने की छोटी खान देने से इनकार कर दिया। इसलिए दो जनजातियों ने एक संघर्ष शुरू किया जो 10 साल से अधिक समय तक चला, और दोनों पक्षों के कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। योद्धा महाराज अध्याय 54। हेबेन की कहानी सरल और सीधी थी, लेकिन इसने लोगों को भावनाओं से आह भर दी। यह एक दुखद कहानी है, मेग ने एक पल की चुप्पी के बाद धीरे से कहा। हाँ, मार्कस कई वर्षों से लाइमस्टोन जनजाति में नहीं दिखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सोने की खान पर हमला करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करेगा। मुझे डर है कि मेरे बड़े भाई इस बार उसके साथ हिसाब बराबर कर लेंगे। हबेन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। जब वह एक बच्चा था, तो उसने हमेशा अपने बड़े भाई और मार्कस का अनुसरण किया था, और मार्कस ने उसकी अच्छी देखभाल की थी। लेकिन अब दो जनजातियों के बीच संघर्ष और ग्रेस की मौत के कारण वे दुश्मन बन गए थे। मुझे परवाह नहीं है, उन्हें जल्द या बाद में निर्णय लेना होगा। जिस क्षण से ग्रेस गिरी, मुझे पता था कि उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी। हेबेन ने फिर से चम्मच उठाया और एक चम्मच तले हुए चावल निकाल लिए। उसने और कुछ नहीं कहा।
मिस्टर मैक बिल, कोंटी ने मुस्कुराते हुए मेग से कहा। ठीक है, 3 रोजियामो, 9 सोने के सिक्के। मैं इसे क्राउडफंडिंग वाउचर से काट लूंगा। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। कोंटी खड़ा हुआ, मेज पर रखी लंबी तलवार उठाए और हेबेन के कंधे को थपथपाया। भाई, वह जीत जाएगा। ठीक है, हेबेन ने जवाब दिया और अपने तले हुए चावल खाना जारी रखा। कोंटी ने काउंटर पर नजर डाली। ये देखकर कि एमी हेलो कहने के लिए बाहर नहीं आई, वह थोड़ी निराश हुई। अपना यंगजहॉ फ्राइड राइस खत्म करने के बाद हेबेन भी अपनी गदा लेकर चला गया। मेग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह थोड़ा उदास था। जल्द ही अन्य ग्राहक आ गए। ये सुनने के बाद कि आज एक नई डिश है, उनमें से कुछ ने इसे आजमाना भी चाहा। 300 तांबे के सिक्के 600 तांबे के सिक्कों से बहुत सस्ते थे, हालांकि यह अभी भी महंगा था। रूजियामो का पहला कौर खाने के बाद मेग ग्राहकों की अजीबोगरीब आवाजों और शर्मिंदगी भरे भावों का आदी हो गया था। वैसे भी वे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और खाते रहे। नाश्ते का 1.5 घंटा जल्दी बीत गया। मेग दरवाजे पर गया और साइन को पलट दिया। फिर वह सभी प्लेटों को वापस रसोई में ले गया, उन्हें जल्दी से डिशवॉशर से धोया और मेज को पोंछने ही वाला था। पिताजी, आओ और देखो, क्या बदसूरत बतख का बच्चा पैदा होने वाला है। एमी अचानक अपनी आवाज में खुशी और आश्चर्य से चिल्लाई। अब मेग हैरान था। वह काउंटर के पीछे चला गया और एमी के पास बैठ गया। कंबल में लिपटे बड़े अंडे से सरसराहट की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन ये कल की तुलना में अधिक स्पष्ट और जरूरी थी, जैसे कि एक नन्ही सी जिंदगी पैदा होने की प्रतीक्षा कर रही हो। एमी, तुमने इसे क्या कहा? मैग ने उत्सुकता से पूछा। वह अभी भी एक अंडे की बच्ची थी, लेकिन वह अपनी बुद्धि से डरी हुई लग रही थी और बाहर आने की जल्दी में थी। मैं इसे प्रोत्साहित कर रहा था। एमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मैग का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। बदसूरत बत्तख, मेरी बात सुनो और बाहर आओ। नहीं तो मैं इसे आग लगा दूंगी। मैं बहुत भयंकर हूँ। एमी ने अपनी छोटी मुठ्ठियां भींची और गंभीरता से कहा। मेघ हंसे बिना नहीं रह सका। वह किस प्रकार का प्रोत्साहन था? यह एक स्पष्ट धमकी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अंदर का छोटा आदमी अंडे के छिलके को इतनी जोर से खुरच रहा था। यह शायद अपनी बुद्धि से डर गया था। पिताजी, क्या उसे लगता है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे बहुत देर तक पुकारने के बाद भी उसने बाहर आने से मना कर दिया। क्या मैं सच में उसे आग लगा सकता हूँ? उसके छोटे से चेहरे पर एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति के साथ। अगर मैं इसे आग के गोले से आग लगाता हूँ, तो मैं वास्तव में इसे खोलकर सीधे भुने हुए अंडे को खा सकता हूँ। मेग ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था कि एमी को और अधिक धैर्यवान कैसे बनाया जाए, बड़े अंडे ने अचानक एक नर्म कर्कश ध्वनि की। एमी और मेग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वे दोनों बड़ी आंखों से उसके खोल पर एक छोटी सी दरार के साथ बड़े अंडे को देख रहे थे। अगली डकलिंग, जल्दी से बाहर आओ। हालांकि मुझे पता है कि तुम बदसूरत हो, मैं सुंदर हूँ। एमी ने बड़े अंडे को उम्मीद से देखा। जब मैं छोटा था तो आपके पास वास्तव में मेरी शैली है। यह शायद वंशानुगत है। मेग ने एमी को देखा। उनकी लड़की की तेज जीप को स्वशिक्षित कहा जा सकता है। वह एक टिपिकल टैलेंटेड कंटेस्टेंट थी। ये कहा जा सकता है कि वह एक उच्च गुणवत्ता वाली बिना पॉलिश की हुई जेब थी जो तराशे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक वह उसे कुछ मार्गदर्शन और संवारने देता, उसकी प्यारी उपस्थिति और कोमल आवाज निश्चित रूप से लोगों को मौत के घाट उतार देती जब वह अपनी तीखी जीभ का इस्तेमाल करती। फिर भी उस पर क्रोधित होना असंभव था। ये बस कमाल था। अपने पिछले जन्म में अपनी तीक्ष्ण जीभ के कारण देहांतरण के बाद मेग इस जीवन में कहीं अधिक ईमानदार थे। ज्यादा से ज्यादा वह सिस्टम को भंग कर देगा। उन्होंने इस दुनिया को सहिष्णुता और प्रेम से देखा। अन्यथा इस संसार में ऐसी बहुत सी बातें थीं जिनके बारे में वह शिकायत कर सकता था और अपनी तीक्ष्ण जीभ का उपयोग कर सकता था। जल्द ही उसे सिस्टम द्वारा दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। वह एमी के साथ बिछड़ना सहन नहीं कर सका। लेकिन एमी अलग थी। हालांकि उसकी तीक्ष्ण जीभ बहुत ताज़ा थी, लेकिन जो लोग इसकी चपेट में आते थे, वे बहुत नाराज नहीं होते थे। वे अपेक्षाकृत जल्दी क्षमा कर देते थे, इसलिए इस समस्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह तेज जीप पाठ को एजेंडे पर रखने का समय है। मेग ने एमी को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। पिछले 2 दिनों में उसने गुना तालिका को पूरी तरह याद कर लिया था। वह दशमलव प्रणाली का जोड़ और घटाव और सरल 2 अंकों का गुना भी सीख रही थी। उसे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली गणनाओं में महारत हासिल करने में देर नहीं लगेगी।
एमी की सीखने की क्षमता अब भी बहुत अच्छी थी। अंडे के छिलके पर दरारें ऊपर से शुरू होकर अंडे के छिलके की पूरी सतह तक फैलते हुए एक से बढ़कर कई हो जाती हैं। बारीक दरारों ने जल्द ही पूरे अंडे के छिलके को ढक लिया। मैग भी उम्मीद से देख रहा था। यह क्या चीज थी जो फूटी थी? यह एक अंडा था, और यह एक चट्टान पर स्थित था, इसलिए ये सबसे अधिक संभावना है कि यह किसी प्रकार का पक्षी था। हालांकि यह इतना बड़ा था, इसलिए यह निश्चित रूप से एक साधारण पक्षी नहीं था। शायद ये किसी प्रकार का जादुई जानवर था। अगली डकलिंग, मैं 3 तक गिनूंगा। यदि तुम आज्ञाकारी ढंग से बाहर नहीं आए, तो मैं इसे आग लगा दूंगा। एमी का धैर्य जल्दी ही टूट गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें खोली और अपना हाथ फैलाते हुए कहा, पॉप टिल्ड। एक नर्म पॉप के साथ उसके ऊपर अंडे के आधे हिस्से के साथ एक प्यारे छोटे सिर को बड़े अंडे से बाहर निकाला गया। आधी बंद छोटी छोटी आंखों की एक जोड़ी ने चारों ओर भ्रम और भय में देखा। अंत में उसने एमी पर अपनी टकटकी लगाए और धीरे से बाहर निकलने के लिए अपना मुंह खोला। मियाओ टिल्ड। ऑरेंज ऑरेंज कैट। मेघ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सिर पर अंडे के छिलके के टुकड़े के साथ एक छोटी सी नारंगी और सफेद बिल्ली का बच्चा था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी, और उसके फर पर अभी भी एक छोटा सा अंडा था। यह एमी को आधी बंद आंखों से देख रहा था। ये बहुत प्यारा था। योद्धा महाराज अध्याय 55। यह एक नकली बदसूरत बत्तख का बच्चा हो सकता है, मेघ ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि उसने छोटी नारंगी बिल्ली को देखा जो एमी पर म्याऊं कर रही थी। वो ये कैसे समझाने जा रहा था? एक अंडाकार बिल्ली। डार्विन का ताबूत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हालांकि दूसरे विचार पर, शायद इस दुनिया में प्राकृतिक चयन के बाद ओविपेरस बिल्ली ने विविपेरस बिल्ली को हरा दिया और मुख्यधारा बन गई। आखिर यह एक अलग ही दुनिया थी। 10 नारंगी बिल्लियों में से 9 मोटी थी, और उनमें से एक इतनी मोटी थी कि वह गिर जाएगी। पिछले जन्म में उनके पास एक कुत्ता और एक बिल्ली थी। वह बिल्ली एक सुपर मोटी नारंगी बिल्ली थी, हथेली के आकार की मनमोहक नारंगी बिल्ली को देखते हुए जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी। मेघ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे छूना चाहता था। बिल्ली को छूना एक सुखद बात थी, लेकिन यह अगली डिकलिंग के अंडे से निकला है। यह अंडा सही है ना? तो ये बदसूरत डिकलिंग होना चाहिए। एमी ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। छोटी नारंगी बिल्ली को देखते हुए उसने थोड़ी तिरस्कार के साथ कहा, लेकिन तुम वास्तव में बदसूरत हो। तुम्हारे पास 2 अतिरिक्त पैर भी हैं। तुम तैर नहीं सकते, है ना? मैं तुम्हें अभी से बदसूरत बत्तख का बच्चा कहूंगी। शायद हम इसका नाम बदल सकते हैं, जैसे ऑरेंज, स्मॉल ऑरेंज, बिग ऑरेंज, या ऐसा ही कुछ। मेघ ने बातचीत करने की कोशिश की। एक नारंगी बिल्ली का नाम बदसूरत बत्तख का बच्चा रखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। नहीं पिताजी, ये वास्तव में अगली डिकलिंग है। आप इसका नाम यूं ही नहीं बदल सकते। एमी ने मेघ को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। मियाओ टिल्ड, छोटी नारंगी बिल्ली जो अभी भी अंडे में थी, ने अपना सिर हिलाया, मानो यह व्यक्त करने के लिए कि उसे यह नाम पसंद नहीं आया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम भी इस नाम को बहुत पसंद करते हो, है ना? एमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह बाहर पहुंची और छोटी नारंगी बिल्ली के सिर से अंडे के छिलके को हटा दिया। फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, अगली डकलिंग, जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ, तो तुम्हें आज्ञाकारी रूप से जवाब देना होगा। आज से जब तक तुम बड़े होकर सफेद हंस नहीं बन जाते, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। इतना कहने के बाद एमी अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सकी। मैयाओ। छोटी नारंगी बिल्ली तुरंत डर गई। इसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और मैयाओ के लिए अपना मुंह खोल दिया। अगर यह एक बदसूरत बत्तख का बच्चा है, तो ऐसा ही हो। मेघ ने छोटी नारंगी बिल्ली को दयनीय रूप से देखा। एमी की नजर में अंडे से निकलने वाली ज्यादातर चीजें भद्दे बत्तख के बच्चे थे। इसके अलावा यह एमी का पालतू जानवर था, इसलिए निश्चित रूप से वह इसे जो चाहे कह सकती थी। हालांकि ये छोटा लड़का सफेद हंस बनने के लिए नहीं उठाया जा सका। एमी की भोजन का भंडार बढ़ाने की इच्छा शायद धराशायी होने वाली थी। वास्तव में मेघ ने भी गंभीरता से संदेह किया कि यह एक सामान्य नारंगी बिल्ली थी। आखिरकार जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों ने इसे जंगल में एक चट्टान पर पाया था, और इसकी पीठ पर पंख नहीं थे। उसे नहीं पता था कि वह बड़ा होकर कैसा दिखेगा। मेघ ने अचानक एक आकर्षक भोली चिंचिला के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। यह उस गेंद जितना मोटा न हो तो अच्छा है। ये छोटा लड़का अब नारंगी बिल्ली के बच्चे से अलग नहीं दिखता था। वह नहीं जानता था कि क्या यह ओविपेरस होने के कारण था,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह लगभग 1 या 2 सप्ताह का बिल्ली का बच्चा है। इसने 2 छोटे सफेद पंजे फैलाए और उन्हें अंडे के छिलके के किनारे पर रख दिया, अपने आप रेंगने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये वास्तव में बहुत छोटा था और इसमें पर्याप्त ताकत नहीं थी। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल सका। ये केवल एमी को अपनी नीलम जैसी आंखों से दयनीय रूप से देख सकता था और मदद मांगने वाले बच्चे की तरह 2 बार मियाओ कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह एमी पर भरोसा करने लगी थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। हालांकि एमी ने कहा कि तिरस्कार के साथ, उसका छोटा हाथ पहले ही पहुंच गया था, उसे बाहर निकालने का इरादा था। 1 मिनट रुको, हमें पहले इसे साफ करना होगा। मेग जल्दी से एक साफ तौलिया लेने के लिए उठा और एमी को अंडे के छिलके से छोटे आदमी को बाहर निकालने में मदद की। इसे साफ करने के बाद तौलिया को लुढ़का दिया गया था। मेग और एमी को मासूमियत से देखते हुए केवल उसका छोटा सिर बाहर छोड़ दिया। पिताजी, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एमी ने छोटे नारंगी बिल्ली के बच्चे को देखा जो लुढ़का हुआ था, और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। ये बिल्ली के रोल जैसा दिखता है। मेग भी थोड़ा हंसना चाहता था। 2 छोटे लड़के बहुत प्यारे थे। म्यांग म्यांग। नन्हा नारंगी बिल्ली का बच्चा, जो चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था, अचानक बेचैन हो गया। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए उसने अपना सिर उठाया और 2 बार म्याऊं की। बदसूरत बत्तख का बच्चा, अच्छा बनो। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अच्छा बनो, डरो मत। एमी ने छोटे नारंगी बिल्ली के बच्चे के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा। छोटी बिल्ली का बच्चा, जो थोड़ा चिंतित था, उसे तुरंत आराम मिला और वह ऐसे ही सो गया। इसे थोड़ी देर सोने दो। हमें इसके खाने के लिए कुछ तैयार करना होगा। मेग ने एमी को मुस्कुराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने जल्दबाजी में बाहर निकलने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। बाद में जब उठेगा तो भूखा होगा। अगली डकलिंग वास्तव में थोड़ा आलसी कीड़ा है। इसे छूते ही सो गया। एमी ने तिरस्कार की दृष्टि से अपना हाथ हटा लिया। उसने मेग की ओर देखा और कहा, फिर यह क्या खाना चाहता है? क्या रेनबो फ्राइड राइस ठीक है? नहीं, यह एक नवजात बिल्ली का बच्चा है। बदसूरत बतख इंद्रधनुष तले हुए चावल नहीं खा सकती है। इसे बकरी के दूध या गाय के दूध की जरूरत है। चलो बाहर जाकर इसके लिए कुछ दूध खरीदते हैं। मेग ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने उस नारंगी बिल्ली के बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पाला था जब वह बिल्ली का बच्चा था, इसलिए वह बहुत अनुभवी था। सिस्टम, क्या आपके पास बिक्री के लिए दूध की बोतलें हैं? मेग को अचानक याद आया और उसने मन ही मन पूछा। सिस्टम शिशु उत्पाद प्रदान नहीं करता है, सिस्टम ने गंभीरता से उत्तर दिया। मेरे पास अधिक नकदी नहीं बची है। बेहतर होगा कि आप अपनी कीमत के प्रति ईमानदार रहें। ये छोटा आदमी कुछ दिनों में अपनी प्लेट चाटने में सक्षम हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि मैं इसे खरीदूं या नहीं, मेग शांति से कहा। एक उच्च श्रेणी की दूध की बोतल और एक पालतू दुपट्टा मुफ्त में। केवल 5 सोने के सिक्के। मेग के सामने एक चमकीला संदेश तैरने लगा। यदि आप मुझे 2 स्कार्फ देते हैं, तो मैं एक लूंगा, मेग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उच्च श्रेणी की दूध की बोतल और 2 पालतू स्कार्फ काउंटर पर पहले डिब्बे में पहुंचा दिए गए हैं। मेजबान, कृपया जांचें। सिस्टम की आवाज सुनाई दी और फिर तुरंत गायब हो गई। मेग ने देखने के लिए दरवाजा खोला। दूध की एक नई बोतल और 2 प्यारे स्कार्फ पहले से ही मौजूद थे। वे दूध पिलाने के लिए ही सही थे। जैसा कि उसने सिस्टम से दूध क्यों नहीं खरीदा, यह इसलिए था क्योंकि सिस्टम मेन्यू के बाहर सामग्री नहीं बेचता था। यहाँ तक कि अगर यह किया, यह शायद बहुत महंगा होगा। हो सकता है कि यह किसी पवित्र भूमि में पली बड़ी गाय द्वारा उत्पन्न किया गया हो। उसके पास ज्यादा सोने के सिक्के नहीं बचे थे, और वह ताकतन खरीदने के लिए कुछ बचाने जा रहा था। स्वाभाविक रूप से, वह पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। ठीक है, मेग की बातें सुनकर एमी ने सिर हिलाया। उसने सावधानी से अगली डकलिंग को टोकरी में रखा और धीरे से उसे रजाई से ढक दिया। वह उठी और मेग का हाथ थाम लिया। कुछ कदम बाहर निकलने के बाद उसने चिंतित होकर छोटी टोकरी की ओर देखा। लेकिन पिताजी, अगर बदसूरत बत्तख का बच्चा हमारे बाहर जाने पर जाग जाएगा, तो क्या ये डर जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मुझे अपनी माँ के रूप में मान रहा है। यह शायद इतनी जल्दी नहीं उठेगा। मेग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। बाहर जाकर दूध लेने में देर नहीं लगेगी, लेकिन एमी अभी भी बहुत होशियार थी। वह जानती थी कि अगली डकलिंग, जिसने उसे जन्म के बाद पहली बार देखा था, ने पहले ही उसे अपना सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मान लिया था। और यद्यपि एमी ने कहा कि उसे यह पसंद नहीं आया,
ये स्पष्ट था कि वह पहली बार पालतू जानवर पाल रही थी और वह वास्तव में इस छोटे लड़के को बहुत पसंद करती थी। योद्धा महाराज अध्याय 56। मेग और एमी बहुत जल्दी वापस आ गए। काले कोयले और हरी मटर को छेड़ने के अलावा जब वे जादू की औषधि की दुकान से गुजरे तो उन्होंने बड़े आराम से बकरी के दूध का एक डिब्बा खरीद लिया। इसकी कीमत केवल 20 तांबे के सिक्के थी और यह एक बांस के जार के साथ भी आया था। इससे मेग को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही लालची है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से कुछ म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही थी। ये थोड़ा चिंतित लग रहा था। बदसूरत बत्तख का बच्चा, डरो मत। तुम बहुत बदसूरत हो। तुम घर पर अकेले होने पर भी ठीक हो जाओगे, एमी ने मेग के हाथ के नीचे फिसलते हुए कहा। ये सांत्वना वास्तव में ताजा है। मेग ने मुस्कुराते हुए दरवाजे में प्रवेश किया और बकरी का दूध काउंटर पर रख दिया। टोकरी में रखे छोटे तौलिए को अगली डकलिंग ने खराब कर दिया था। इसने अपने पंजे टोकरी के किनारे पर रख दिए और एमी को परित्यक्त बच्चे की तरह आंखों में आंसू लिए देखा। ये बहुत दयनीय था। ठीक है, ठीक है। अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ लाऊंगा। आह, मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। एमी ने आह भरी और अगली डकलिंग के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ी। अगली डकलिंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और आनंद की एक झलक दिखाई। इसने म्याऊं म्याऊं करना बंद कर दिया। मेग मुस्कुराया। हालांकि एमी ने कहा कि वह बड़ी होने पर उसे खाएगी, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद वह निश्चित रूप से उसके साथ एक अच्छा रिश्ता विकसित करेगी। वह एमी को व्याख्यान देना जारी नहीं रखना चाहता था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह उसे यह महसूस करा सके कि दोस्त और खेलने वाले दुर्लभ और अनमोल हैं। काले कोयले की तरह ही वह दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता था। उसे खाना नन्हे खाने के शौकीन का भुने हुए हंस का बस थोड़ा सा जुनून था। यह इतना डरावना नहीं था। वह दूध की बोतल को अलमारी से रसोई में ले गया और उच्च तापमान पर इसे कीटाणुरहित करने के लिए पेसिफायर और स्ट्रॉ को कुछ देर के लिए उबाला। फिर उसने ताज़ा बकरी के दूध को साफ दूध की बोतल में डाला और उसे गर्म पानी में गर्म करने के लिए डाल दिया। तापमान का परीक्षण करने के लिए उसने इसे अपने हाथ के पिछले हिस्से पर टपका दिया। फिर उसने बकरी के बचे हुए ताज़ा दूध को फ्रिज में रख दिया और दूध की बोतल लेकर बाहर चला गया। पिताजी, यह क्या है? मेग के हाथ में दूध की बोतल देखते ही एमी ने उत्सुकता से पूछा। बकरी का दूध एक पारदर्शी जार में था और ऊपर कुछ नरम था। ये किस लिए था? मयाउटिल, बदसूरत बत्तख की नजर भी दूध की बोतल पर पड़ी। शायद उसे दूध की गंध आ रही थी और उसकी आंखों में तारे भरे हुए थे। उसने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली और उसे चाटा। ऐसा लग रहा था कि यह भूख से मर रहा था। ये बच्चों और छोटे जानवरों के दूध पीने के लिए दूध की बोतल है, ठीक इसी तरह। मेग ने मुस्कान के साथ पेसिफायर को बदसूरत बत्तख के मुंह के पास रख दिया। दूध के लोभ और चूसने की वृत्ति ने नन्हे बच्चे को जल्दी से जगाया और आवाजें निकाली। सफेद बकरी का दूध उसके मुंह के किनारे से बहता था और उसकी छाती के सामने सफेद फर पर टपकता था। इसने इसका आनंद लिया। बकरी के दूध की लैक्टोज सामग्री अपेक्षाकृत कम थी और बदसूरत बत्तख का बच्चा 2 सप्ताह के बिल्ली के बच्चे के आकार के बारे में था। ये भी जंगली था, इसलिए इसे बकरी के दूध का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मेग ने अपने मन में सोचा, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं सिस्टम से सिर्फ बिल्ली के बच्चे के लिए दूध पाउडर खरीदूंगा। कीमत शायद थोड़ी ज्यादा है। यह आश्चर्यजनक है। पिताजी, क्या मैं इसे खिला सकता हूँ? जैसे ही उसने मेग को उम्मीद से देखा, एमी की आंखें चमक उठी। बेशक, लेकिन अगली डकलिंग अब नहा नहीं सकती। अगर यह गंदा हो गया तो परेशानी होगी, इसलिए मुझे इसके ऊपर एक स्कार्फ डालना होगा। मेग ने एमी के हाथ में दूध की बोतल रख दी और अलमारी से उस पर फूलों के पैटर्न वाला दुपट्टा लेने के लिए उठ गई। वह दूध की बोतल को उतार कर रखना चाहता था, लेकिन छोटी सी चीज ने उसके इरादे को भांप लिया। इसने चुसनी को कसकर चूसा और जाने नहीं दिया। उसके पास एमी को दूध की बोतल उठाने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वह उस पर दुपट्टा डालते हुए खा सके। मेग ने एमी को देखा, जो दोनों हाथों से दूध की बोतल पकड़े हुए थी और ध्यान से बदसूरत बत्तख को बकरी का दूध पिला रही थी, और कहा, फिर एमी इसे खिला देगी। ये बोतल काफी है। मैं जाकर दोपहर के भोजन के लिए सामग्री तैयार करती हूँ। ठीक है, मैं इसे अच्छे से खिलाऊंगी। एमी ने सिर हिलाया। अगली डकलिंग को देखकर, जो दूध का आनंद ले रही थी, वह संदेह से बुदबुदाई, क्या ये वास्तव में इतना अच्छा है? अगली डकलिंग को एमी की बातें समझ में आ रही थी। इसने दूध पिया और सिर हिलाया। जियांग होंग हाथ धोने के लिए किचन में चला गया। उसने फ्रिज से मांस के कई बड़े टुकड़े निकाले, उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काटा
और उन्हें एक बड़े बर्तन में मैरिनेट किया। ठीक किए गए मांस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ठीक किया हुआ मांस था। पिछली रात का ठीक किया हुआ मांस आज और कल के लिए काफी था, और कल सुबह सबसे अच्छा समय होगा। इसलिए उसे उस मांस को मैरिनेट करना पड़ा जिसका उपयोग परसों किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठीक किए गए मांस की बनावट सबसे अच्छी हो और प्रत्येक रॉ जैमो का स्वाद एक जैसा और स्वादिष्ट हो। मेग ने मीट को मैरिनेट करने के बाद एमी को चेक करने के लिए किचन से बाहर चला गया। हालांकि जैसे ही वह बाहर गया, उसने देखा कि एमी जमीन पर बैठी है, दूध की बोतल पकड़े हुए है और खुशी से चूस रही है। बदसूरत बतख टोकरी के किनारे पर पड़ी थी। इसने मेग को देखा और फिर एमी को देखा, जो दूध की बोतल पकड़े हुए थी, और उसकी आंखों में शिकायत के आंसू आ गए। निश्चित रूप से यह विश्वसनीय नहीं है कि एक छोटे से खाने वाले को इसे खिलाने दें। उसने बिल्ली का खाना भी ले लिया। मेग ने मुस्कुराते हुए इस्तीफा दिया। एमी, तुमने बदसूरत बत्तख का खाना क्यों खाया? फिर वह क्या खाएगी? क्योंकि मैं चिंतित था कि यह बहुत अधिक खाएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा खाने में मदद की। एमी ने दूध का एक और घूंट लिया और फिर अगली डिकलिंग की ओर मुड़ी। क्या मैं सही हूँ? बदसूरत बत्तख का बच्चा। मियाओ। बदसूरत बत्तख ने अनिच्छा से म्याऊं की। इसने मेग को दयनीय रूप से देखा और अपनी छोटी पूंछ हिलाई। एक गुरु के रूप में आपकी वास्तव में कोई गरिमा नहीं है। मेग ने अगली डकलिंग को देखा, जो अपनी पूंछ हिला रहा था। उस समय जब उसकी मोटी बिल्ली ने मांस को अपने मुंह में रखा, तो वह अनिच्छा से गर्व की अभिव्यक्ति के साथ काट लेगी। एमी, क्या तुम बकरी का दूध पीना पसंद करती हो? मेग ने एमी से पूछा, जो दूध की बोतल से खुशी खुशी पी रही थी। हाँ, हाँ, बकरी का दूध स्वादिष्ट होता है। एमी ने जोर से सिर हिलाया, और उसके मुंह से शांत करने वाला नहीं निकला। ठीक है, तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर दूंगा। थोड़ा कैल्शियम ले लो और लंबे हो जाओ। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अतीत में एमी को शायद ही कभी बकरी का दूध पीने का मौका मिला हो। वह इन दिनों रेस्तरां पर इतनी ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वह इसके बारे में भूल गई थी। उसने सिस्टम से एक और दूध की बोतल खरीदी। वह एमी और अगली डकलिंग को दूध की बोतल साझा नहीं करने दे सकता था। क्या वह कर सकता था? उसने अगली डकलिंग के लिए बकरी के दूध की आधी बोतल और एमी के लिए आधी बोतल गर्म की। दो छोटे बच्चों को दूध की बोतल पकड़े और उसे चूसते देखकर उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। इससे पहले कि वह ये जानता, उसके परिवार में एक और छोटा सदस्य था। सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया है। कृपया 10 दिनों में लाजी रोजियामो के 1000 हिस्से बेचें। मिशन पूरा होने के बाद इनाम अनलॉक किया जाएगा। टोफू पुडिंग के लिए एक नुस्खा। मिशन पूरा हो गया है। ठीक इसी समय मेग के सिर में अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। एक और 1000 हिस्से। सिस्टम, क्या आप अपने मिशन के साथ थोड़ा और रचनात्मक नहीं हो सकते? क्या मुझे इस तरह से नापसंद नहीं किया जाएगा? मेग ने अपने होठों को शुद्ध किया। दरअसल वह अंतर भी बता सकता था। सामग्री को उन भागों की संख्या में बदल दिया गया था जिन्हें सीधे बेचा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार क्राउडफंडिंग से उससे हारने के बाद सिस्टम ने अपना सबक सीख लिया था। व्यंजनों की निर्धारित संख्या को बेचना रेस्तरां की लोकप्रियता को जल्द से जल्द बढ़ाना है। कृपया गलत रास्ते पर न जाएं। खाना बनाना सीखना और रेस्तरां को गंभीरता से चलाना कुकरी का देवता बनने का सही तरीका है। प्रणाली गंभीरता से व्याख्यान दिया। योद्धा महाराज अध्याय 57। सोयाबीन दही में दो प्रकार के सोयाबीन दही के लिए एक पंथ जैसा था, मीठा या नमकीन। सोयाबीन दही के लिए युद्ध में ये दो सबसे बड़े गुट हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से अकेले नहीं हैं। एक मसालेदार सोयाबीन दही गुट भी है, लेकिन ये गुट प्रशंसकों के प्यार की तुलना में बहुत छोटा और नगण्य है। या तो मीठा या नमकीन सोयाबीन दही। जैसे ही इस मामले पर चर्चा की जाती है, भले ही कोई व्यक्ति किसी भी गुट का समर्थन करता हो, वह दूसरे गुट से किसी व्यक्ति को नष्ट करना चाहेगा। ये सोयाबीन दही के संबंध में एक युद्ध चल रहा है जो आज भी मौजूद है। माइकल को दिलकश स्वाद बहुत पसंद है और सोयाबीन दही के थोड़े नमकीन स्वाद का स्वाद लेता है। कुछ सब्जियां, झींगे, फंगस, लहसुन और थोड़ा सा सोया सॉस मिलाया जाता है। नरम और कोमल सोयाबीन दही, ये सर्दियों की ठंड में बस अप्रतिरोध्य है। जहां तक मीठे सोयाबीन दही की बात है, वह क्या बकवास है। 1. माइकल को मीठे सोयाबीन दही के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह बिना किसी वैध कारण के तलवारें नहीं खींचेगा। लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आता है जब उन्होंने स्टॉलों पर देखा कि केवल मीठे सोयाबीन दही बेचते हैं। उन्हें अब भी वह समय याद है जब उन्होंने पृथ्वी के एक प्रसिद्ध रेस्तरां में भोजन किया था।
ये सर्दियों का मौसम था और वह खुद को गर्म करने के लिए कुछ सोयाबीन दही चाहता था। लेकिन उन्हें सोयाबीन का मीठा दही परोसने का साहस था। उनके पास अन्य किसी प्रकार का सोयाबीन दही नहीं था। उस समय माइकल ने इस दुकान के लिए कोई कठोर या बर्बर समीक्षा नहीं की थी। उसने केवल रेस्तरां के प्रवेश द्वार की तस्वीर खींची, एक नाम कार्ड लिया, इसके पते को नोट करने के लिए, फिर कैप्शन के साथ मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट सोयाबीन दही की एक तस्वीर डालें। सर्दियों की ठंड में यहाँ स्वादिष्ट सोयाबीन दही का कटोरा होने जैसा कुछ नहीं है। ये वास्तव में आरामदायक है। ये खाने के शौकीन उनके लाखों प्रशंसकों के लिए एक विज्ञापन है। ये भी पहली बार है कि उन्होंने आलोचना का एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने इसके बारे में बहुत सकारात्मक भी कहा। नतीजतन वह रेस्तरां स्वादिष्ट सोयाबीन दही खाने की मांग करने वाले खाद्य पदार्थों से भर गया था, जो न तो उसके पास है और न ही बिकता है। उसे इन खाने के शौकीनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें शांत करने के लिए रेस्तरां ने जल्दी से सोयाबीन दही का एक स्वादिष्ट संस्करण पेश किया और यहाँ तक कि अच्छा लाभ कमाने में भी कामयाब रहे। इस घटना के कारण रेस्तरां के मालिक ने सभी साख खो दी थी और अंत में रेस्तरां को बेच दिया। उन्होंने इसके बजाय एक बार खोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह अपने पिछले कार्यों के बारे में सोचता है, तो माइकल को अचानक पश्चाताप और पछतावे का हल्का सा एहसास हुआ। शायद वह बहुत अधिक था और उसका इस संसार में अवतरित होना कर्म है। एक स्वादिष्ट प्रकार के रूप में माइकल सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छा के लिए स्वादिष्ट सोयाबीन दही बेचना चाहता है और इस दुनिया में स्वादिष्ट सोयाबीन दही को लोकप्रिय बनाना चाहता है। लेकिन क्या एमी दिलकश प्रकार या मीठा प्रकार पसंद करती है? माइकल को अचानक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात सूझी। दूध की बोतल को खुशी से चूस रही एमी को देखकर वह विचारों में खो गई। वह अनिश्चित था कि उसकी कीमती बेटी को सोयाबीन दही का मीठा या नमकीन प्रकार पसंद है या नहीं। यदि आप कार्य पूरा करते हैं, तो आप एक ही समय में मीठे और स्वादिष्ट प्रकार के सोयाबीन दही को अनलॉक कर देंगे। प्रणाली। उत्तर देने से पहले सिस्टम पर कुछ देर विचार किया गया। ओह, यह महान है। माइकल ने सिर हिलाया। अभी उन्हें चिंता थी कि उनकी बेटी को मीठा टाइप पसंद आएगा। लेकिन अगर एमी मीठे सोयाबीन दही गुट में शामिल हो जाती है, तो वह क्या कर सकता है? एमी उनकी बेटी है और उनके पास अपने व्यक्तिगत स्वाद के बावजूद मीठे सोयाबीन दही गुट को स्वीकार करने और माफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अभी माइकल एक रेस्टोरेंट के बॉस भी हैं। उसे ग्राहक की तरह सोचना बंद कर देना चाहिए। यदि माइकल केवल एक प्रकार का सेम दही बेचता है, तो दूसरे प्रकार को पसंद करने वाले लोग नाखुश हो जाएंगे। हालांकि इस दुनिया में सोयाबीन दही नहीं है। एक रेस्तरां के मालिक के रूप में माइकल को अपने ग्राहकों को वह खाने की अनुमति देनी चाहिए जो उन्हें पसंद है। उनकी मानसिकता धीरे धीरे एक खाद्य समीक्षक से एक उद्यमी रेस्तरां मालिक की मानसिकता में बदल रही है। अपने ग्राहकों के प्रसन्न चेहरे को देखने से ज्यादा उसे कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से 1000 रसदार हैमबर्गर बेचूंगा। माइकल ने सिर हिलाया। वह थोड़ा झिझका, फिर कोशिश की। सिस्टम, मेरी दिलकश सोयाबीन की दही खाने की बहुत इच्छा है। क्या हमारी प्री सेल हो सकती है? डॉट 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 डॉट। माइकल का सिर डॉट्स की एक श्रृंखला से भर गया था। फिर यह अंत में एक उग्र आवाज में फट गया। मास्टर, कृपया अपने काम पर ध्यान दें। सिस्टम का सम्मान करें। साथ ही आवाज बिजली से चटकती हुई लग रही थी। ओह, मैंने इसे नाराज कर दिया था। मैंने इसे नाराज कर दिया था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि सिस्टम सीधे उसके दिमाग में संचार करता है, तो वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतनी आसानी से भड़क जाएगा। सच कहूं तो वह सिर्फ अपनी किस्मत को धक्का दे रहा था। अभी उसे रेस्तरां के लिए एक नाम बनाने की जरूरत है। कुछ ऐसा जो बनाना आसान हो और हो सकता हो, और खाने के लिए बाहर ले जाया जा सकता है सबसे अच्छा विकल्प है। अगले कुछ दिनों में उनका ध्यान रसदार हैमबर्गर को बढ़ावा देने पर होगा। माइकल अपनी बेटी और बिल्ली को दूध की बोतल से खुशी खुशी दूध पीते हुए देखता है। उसने रसोई में प्रवेश किया और चूल्हे पर कुछ दूध देखा। उन्हें अचानक याद आया कि बकरी के दूध का स्वाद इतना अच्छा नहीं है, खासकर इससे पहले कि यह समरूप हो। लेकिन जब उसने उन दोनों को इतनी खुशी से दूध पीते देखा तो वह जिज्ञासावश एक घूंट लिए बिना नहीं रह सका। माइकल की आंखें जल उठीं। इस दूध में तेज गंध थी जो खट्टेपन का संकेत देती थी, लेकिन इससे स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बजाय ये केवल उसकी भूख को बढ़ाता है। उसने गुलू 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 और आधा कटोरी दूध खत्म कर दिया। दूध की गंध उसके मुंह और दांतों में रहती है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बकरी का दूध पृथ्वी पर गाय के दूध से बेहतर स्वाद लेता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन दोनों को ये स्वाद बहुत पसंद है। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि इस दुनिया के बकरी के दूध का स्वाद पृथ्वी के दूध से अलग होगा। लगता है कल से मुझे हर दिन एक बोतल दूध खरीदना चाहिए। माइकल ने मैरिनेटेड मीट को फ्रिज में रख दिया। अभी इन तीनों को स्वस्थ हड्डियों और बढ़ने के लिए कुछ कैल्शियम की आवश्यकता है। प्रतिदिन थोड़ा दूध पीना कोई बुरा विकल्प नहीं है। जब से बदसूरत बत्तख का बच्चा पैदा हुआ था, एमी को एक नया साथी मिला। जब वह इसके साथ खेलती थी तो वह अधिक बार सूंघती थी। लेकिन बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा है और आसानी से थक जाता है। ये जल्द ही फिर से सो गया और एमी ने इसे टोकरी में ले जाकर रख दिया। दोपहर के भोजन के दौरान एमी द्वारा अगली डकलिंग को ले जाया गया और एमी ने तले हुए चावल का आनंद लेते हुए देखा। ये कई बार म्याऊं म्याऊं करती थी और कई बार दिखती थी और बहुत दयनीय दिखती थी। पापा, क्या बदसूरत बत्तख का बच्चा इंद्रधनुषी तले हुए चावल खा सकता है? एमी समझ सकती थी कि अगली डकलिंग क्या चाहती है और उसने अपने पिता से पूछा। अभी यह नहीं हो सकता। आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत है जब तक कि यह थोड़ा बड़ा न हो जाए और कुछ दांत न निकल जाएं। माइकल ने सिर हिलाया। ये नारंगी टैबी बिल्ली अभी अभी अंडे से निकली थी। यह अभी तक ठोस आहार नहीं ले सका। माई आओ, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बदसूरत बत्तख का बच्चा माइकल के शब्दों को समझने लगा और उसने तुरंत माइकल पर अपने नुकीले और दूध के दांत खोल दिए। माइकल ने अगली डकलिंग के दांतों को आश्चर्य से देखा। ये दुनिया की बिल्ली वाकई अजीब है। ये दांतों से कैसे पैदा हो सकता है? माइकल ने छोटे दांतों की जांच की और अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हारे दांत हैं, तो भी तुम इसे अभी नहीं खा सकते। आपको कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत है। मियाऊ। अगली डकलिंग ने दुख में अपना सिर झुका लिया और एमी की छाती से लिपट गई। इसने माइकल पर बहुत गुस्सा देखा और उसका सामना करने से मना कर दिया। गुस्सा करना बेकार है। आपको खाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप सच में खाना चाहते हैं। एमी ने अगली डकलिंग पर नजर डाली जिसने उसे देखते ही अपना सिर उठा लिया था। फिर वह बुरी तरह मुस्कुराए और एक चम्मच रेनबो फ्राइड राइस अपने मुंह में रख लिया। फिर आप मुझे खाते हुए देख सकते हैं। बदसूरत बत्तख म्याऊं और ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। ये बस एमी की बाहों में बैठी थी और बहुत दयनीय लग रही थी। माइकल हंसे और अपना सिर हिला दिया। बस उनकी हरकतों को देखकर उनका मनोरंजन होता रहेगा। अपना दोपहर का भोजन करने के बाद माइकल ने मेज साफ की और दूध की 2 और बोतलें गर्म की और उन्हें एक एक बोतल दी। यह अगली डकलिंग को एमी का खाना छीनने से रोकने के लिए है। अब से रसदार बर्गर की शुरुआत के साथ ये रेस्तरां मेहमानों से भर जाएगा। माइकल ने दरवाजा खोला और चुपचाप घोषणा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। योद्धा महाराज अध्याय 58। श्रीमान मैक, मैंने सुना है कि आज एक नया व्यंजन है। रेस्तरां थोड़ा व्यस्त था, लेकिन मैंने वेटर से कहा कि वह पहले आकर इसे चखें। जैसे ही मेग ने दरवाजा खोला, डेज ने प्रत्याशा के साथ ऊपर देखा। हाँ, लेकिन यह आज केवल एक परीक्षण बिक्री है। मैग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। युवक का नाम प्रोल मुशान था और उसकी उम्र करीब 27 या 28 साल थी। वो हेडन स्क्वायर में एक दुकान का भी मालिक था, जो एक प्रकार की अगरबत्ती बेचता था जिसे रोड साम्राज्य की दूर की राजधानी से आयात किया जाता था। ये केयस सिटी में सभी जातियों की महिलाओं के साथ बहुत लोकप्रिय था और उसके पास 5 कर्मचारी थे, इसलिए उसने बहुत पैसा कमाया। वह कल सुबह यहाँ आया था क्योंकि उसने रेस्तरां की अनूठी सजावट देखी थी। यंगजहॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसे अपना जीवन फिर से मिल गया है, इसलिए उसने अपना दोपहर और रात का खाना यहीं खाया था। शाम को वह पड़ोस के रेस्तरां के 2 मालिकों को भी यहाँ ले आया। वह आज सुबह नहीं आया, शायद इसलिए कि उसने अपने दोस्तों से सुना कि रेस्तरां एक नया व्यंजन जारी कर रहा है, इसलिए वह दोपहर के भोजन से पहले दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। फिर मुझे एक प्लेट दो। नया व्यंजन क्या है? प्रोल ने पूछा, मेग को उत्सुकता से देखते हुए जैसे वह अंदर चला गया। ये ला जी रोजियामो है, मेग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ला जी रोजियामो, वह क्या है? प्रोल की भौहें तन गईं। वह जानता था कि मांस और स्टीम ब्रेड क्या होते हैं, लेकिन क्या इन दोनों चीजों को मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जा सकता है? लेकिन तभी उन्हें यंगजहॉ फ्राइड राइस की याद आई। उसने मेग से पकवान के नाम का अर्थ पूछा था और उसने केवल इतना कहा था कि यंगजहॉ एक सुंदर जगह है। ऐसा लग रहा था कि यह बॉस मैग अपने व्यंजनों का नामकरण करने में आकस्मिक था। हालांकि
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जो इतना स्वादिष्ट भोजन बना सकता था और भोजन की अपनी समझ को पूरी तरह से उलट सकता था, उसके लिए थोड़ा दृढ़ इच्छाशक्ति होना समझ में आता था। प्रोल को एक यादृच्छिक सीट मिली और वह बैठ गया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मेग ने सिर हिलाया और रसोई में चला गया। जब वह काउंटर के पास से गुजरा, तो उसने देखा कि एमी नीचे बैठी है और अगली डिकलिंग की पीठ को सहला रही है। बिल्लियां नशे की लत थी, विशेष रूप से प्यारे छोटे। यहाँ तक कि एमी भी इसमें मदद नहीं कर सकी। मेग ने पहले ही बाईजी की रोटी और ब्रेस्ड मांस तैयार कर लिया था। उसने ओवन से एक बाईजी की रोटी ली, उसे पतले चाकू से काटा और कटा हुआ मांस उसमें समान रूप से डाल दिया। उसने उस पर एक चम्मच लाजी सॉस डाला, उसे एक पेपर बैग में रखा और रसोई से बाहर चला गया। तुम्हारा लाजी रोजियामो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्रोल ने रोजियामो लिया। पहली चीज जो उन्हें आकर्षित करती थी वह मांस की गंध थी, जो यंगजहो तले हुए चावल की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। वह अपनी लार निगले बिना नहीं रह सका। क्राफ्ट पेपर बैग बहुत साफ और जटिल था, और उस पर एक प्यारा आधा एल्फ ड्राइंग था। उन्होंने याद किया कि मैग की एक आराध्य आधी योगिनी बेटी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि मैग उनकी पीठ को ट्रेडमार्क के रूप में इस्तेमाल करेगा। वह एक बहुत साहसिक कदम था, और वह वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति और एक अच्छे पिता थे। उसकी दुकान अक्सर अलग अलग जातियों से निपटती थी, इसलिए वह आधी दौड़ की अजीब स्थिति को जानता था। एक व्यवसायी के रूप में प्रोल ने सभी के साथ समान व्यवहार किया, और श्रीमान मार्क की छोटी लड़की वास्तव में प्यारी थी। रेस्टोरेंट के सभी ग्राहक उसे पसंद करते थे, लेकिन वह आज यहाँ नहीं थी। अपने विचारों को वापस लेते हुए प्रोल ने बैग में स्वादिष्ट भोजन देखा। ये बीच में एक चीरा के साथ एक पूरी सफेद रोटी थी, और इसमें सुगंधित मांस भरा हुआ था। तो यह है रोजियामो का अर्थ। लेकिन क्या इस मांस को लाजी पोर्क कहा जाता है? कुछ शंकाओं के साथ प्रोल सुगंध के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने अपना मुंह खोला और एक काट लिया, उम्मीद से भरा हुआ। स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में लगभग तुरंत फट गया। स्वादिष्ट ग्रेवी ने हर स्वाद को उत्तेजित कर दिया, जिससे वह असामान्य रूप से संतुष्ट महसूस कर रहा था। यंगजहो तले हुए चावल के हल्के एहसास से अलग, ये स्वाद अधिक उत्तेजक था, बस वसंत के पानी और मजबूत शराब के बीच के अंतर की तरह। यह एक गर्म धारा में बदल गया, जिससे उसके रक्त में गर्म रक्त उसकी नसों में बहने लगा। आह! प्रोल, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ने अचानक उन्हें खोल दिया। वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसके शरीर में खून का सैलाब उमड़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उसने पड़ोस की लड़की से कबूल किया था। इसने उससे, जो पहले से ही युवा था, अचानक अपनी जीवन शक्ति वापस पाली। हर दिन अलग अलग जातियों से निपटने में डूबे, वह हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते थे। वह ये भी भूल गया कि असली मुस्कान कैसी होती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से मुस्कुराने का एहसास हो गया है। इस स्वादिष्ट भोजन ने वास्तव में उसे खुश कर दिया। वह हंसे बिना नहीं रह सका। एक के बाद एक काटने के बाद प्रोल के चेहरे पर शुरू से अंत तक एक सुखद मुस्कान थी। वह 17 साल की उम्र में कैस सिटी आया था, और एक वेटर के रूप में शुरुआत की। उसने घुटने टेके, रोए, हारे और जीते। अंत में उन्होंने कैस सिटी में एक मजबूत मुकाम हासिल किया और अदन स्क्वायर में अपनी पहली दुकान खोली। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। उनके गृहनगर की सूरत फीकी पड़ गई थी। पिछले कुछ वर्षों की शांति और आराम ने उसे पहली बार कैस सिटी में आने के बारे में भुला दिया था, और पहली बार जब उसने विशाल और राजसी अदन स्क्वायर देखा था, तो लड़के ने उससे कहा था कि वह 10 दुकानों का मालिक बनना चाहता है एडन स्क्वायर में, और वह सबसे अच्छे से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। रूजियामो खत्म करने के बाद प्रोल ने अचानक मेग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मैक, मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान खोलनी चाहिए। अच्छा, मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि प्रोल ने अचानक ऐसा क्यों कहा, लेकिन इस रोजियामो ने उसे ताकत दी। इस बदलाव ने उन्हें अच्छा महसूस कराया। कृपया मुझे एक और रोजियामो दें। मुझे यकीन है कि कैस सिटी में इस तरह का खून उबालने वाला भोजन लोकप्रिय होगा, प्रोल ने मुस्कुराते हुए निश्चितता के साथ कहा। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मेग सिर हिलाया। वह दूसरा रोजियामो बनाने के लिए रसोई में चला गया। दूसरा रोजियामो खत्म करने के बाद प्रोल ने अपना पर्स निकाला और मेग को देखा। मिस्टर मैक, मैं अपने दोस्तों के आजमाने के लिए 5 रोजियामो वापस लेना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? आज ट्रायल सेल है। एक व्यक्ति केवल 3 रोजियामो का ऑर्डर दे सकता है। मेग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। परीक्षण बिक्री अग्रिम में कुछ ध्यान आकर्षित करने और कल की आधिकारिक बिक्री की नींव रखने के लिए थी।
उसने ज्यादा रोजियामो नहीं बनाए। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। एक लड़का है जिसके पिता गुजर गए और वह अपना उत्साह नहीं बढ़ा सकता। मुझे आशा है कि बॉस मैक की विनम्रता उसे फिर से खड़े होने के लिए कुछ शक्ति दे सकती है। प्रोल ने सिर हिलाया। एक व्यवसायी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से मैक को समझ सकता था। योद्धा महाराज अध्याय 59। जैसे ही माइकल ने दरवाजा खोला, छोटे बालों वाला एक गोरा जो रेस्तरां के बाहर इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत अपना सिर उठाया और पूछा, बॉस माइक, मैंने सुना है कि आपके पास एक नया व्यंजन है। मेरी दुकान थोड़ी व्यस्त है, लेकिन मैंने अपने कर्मचारियों को मेरे लिए अपने कर्तव्यों को कवर करने के लिए पहले ही सूचित कर दिया है, जबकि मैं नई डिश को आजमाने के लिए यहाँ दौड़ता हूँ। ये सही है, लेकिन आज हम केवल एक परीक्षण बिक्री कर रहे हैं। माइकल मुस्कुराया और जवाब दिया, इस युवक का नाम प्लूटोए मुशान 127-28 है। वह ऑडेन प्लाजा में एक दुकान का मालिक है और एक प्रकार की अगरबत्ती बेचता है जिसे मानव पूंजी लूसी सिटी से आयात किया गया था। यह अगरबत्ती उन महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है जो अगरबत्ती से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुगंधों को पसंद करती हैं। उनकी दुकान इतनी अच्छी चल रही थी कि उन्होंने दुकान चलाने के लिए 5 कर्मचारियों को काम पर रखा था। कल सुबह वह रेस्तरां के पार संयोग से हुआ। बाहरी अग्रभाग को देखकर वह प्रभावित और जिज्ञासु हुआ और उसने देखने के लिए अंदर आने का फैसला किया। यांग झो फ्राइड राइस की एक प्लेट खाने के बाद उन्हें लगा जैसे उनका जीवन अब पूरा हो गया है। वह लंच और डिनर के लिए भी यहाँ लौटे थे। प्लूटोए 2 मालिकों को भी लाया, जो उसके बगल में दुकान के मालिक थे, रात के खाने के लिए यहाँ आने के लिए। आज सुबह वह नहीं आया, लेकिन उसने शायद अपने दोस्तों से नए व्यंजन के बारे में सुना था और नए व्यंजन को आजमाने की उम्मीद में तुरंत रेस्तरां के बाहर कतारबद्ध हो गया। तो पहले मुझे नए पकवान का एक हिस्सा दो। लेकिन यह नया व्यंजन क्या है? प्लूटो ने रेस्तरां में प्रवेश किया और पूछा। ये रसदार हैमबर्गर है। जवाब देते ही माइकल मुस्कुराया। रसदार हैमबर्गर, वह क्या है? प्लूटो सिकुड़ी। चीनी में हैमबर्गर को मीट इन बन दो के रूप में पढ़ा जाता है। प्लूटो जानता है कि मीट और बन क्या होता है, लेकिन उसने पहले कभी इन दोनों चीजों को एक साथ करने की कोशिश नहीं की थी। क्या इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाने पर स्वाद अच्छा हो सकता है? प्लूटो ने पकवान के बारे में सोचा। यांग झो फ्राइड राइस और पहले डिश के नाम के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन माइकल ने ही उसे बताया कि यांग झो बहुत खूबसूरत जगह है। लगता है इस बॉस माइक को व्यंजन देने की अजीब आदत थी कि उसने अजीबोगरीब नाम रख दिए। हालांकि उन्हें इन व्यंजनों का नाम पसंद नहीं है। प्लूटो स्वीकार करता है कि माइकल एक उत्कृष्ट रसोइया और एक दुर्लभ पाक प्रतिभा है। प्रतिभाएं अक्सर अजीबोगरीब होती हैं, और प्लूटो डिश के अजीब नामों को स्वीकार कर सकता है। उसने अपने लिए सीट खोज ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। माइकल ने सिर हिलाया, रसोई में प्रवेश किया। जैसे ही वह काउंटर के पास से गुजरा, उसने देखा कि एमी टैबी बिल्ली के बच्चे की पीठ पर फर सहला रही थी और उसके नर्म, चिकने फर के अनुभव का आनंद ले रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, एक साथी के रूप में बिल्ली का होना वास्तव में संक्रामक है। आप खुशी में इसे थपथपाने या पथपाकर विरोध नहीं कर सकते। यह विशेष रूप से एक बिल्ली के बच्चे के लिए है जो बहुत प्यारा है। यहाँ तक कि एमी भी इसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। माइकल ने पहले से ही दोपहर के भोजन की भीड़ के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे पहले ही तैयार कर लिया था। उसने अवन से एक ताज़ा बेक किया हुआ सफेद बन उठाया, उसे बीच में से काटा, उसमें कीमा बनाया हुआ मांस मिला दिया और थोड़ी चटनी डाल दी। फिर उसने इसे एक प्लास्टिक के आवरण में लपेटा और प्लूटो को दिया, आपका रसदार हैमबर्गर। ओह, यह अविश्वसनीय खुशबू आ रही है। जैसे ही प्लूटोए ने हैमबर्गर लिया, वह मांस की रसीली गंध से मोहित हो गया। ये गंध यांग झो फ्राइड राइस की तुलना में बहुत अधिक तीव्र है, और उसने निगल लिया और मुश्किल से निगल लिया। प्लूटोए सुबह बहुत व्यस्त था और उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। प्लास्टिक का आवरण बहुत स्पष्ट और साफ है, और उस पर एक अर्धयोगिनी लड़की की आकृति भी है। प्लूटो ने याद किया कि माइकल की एक बहुत ही प्यारी और मनमोहक अर्धयोगिनी बेटी थी। उन्होंने माइकल से कभी उम्मीद नहीं की थी। माइकल अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अपने फिगर का उपयोग करने का साहस करेगा। यह कोई बोल्ड और दिलचस्प है। उसने सोचा कि माइकल एक महान पिता है। खुद एक मालिक के रूप में, प्लूटो अक्सर अन्य जातियों के साथ बातचीत करता है और सामाजिक कलंक को समझता है जो अधिकांश आधी नस्लों का सामना करता है। प्लूटो खुद एक व्यापारी है और माइकल के विचार को समझ सकता है। युवा अर्धयोगी महिला वास्तव में मनमोहक है, और अधिकांश, यदि सभी मेहमान उसे पसंद नहीं करते हैं और उसे पसंद करते हैं।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आज यहाँ नहीं है। प्लूटो ने हैमबर्गर की मोहक सुगंध की एक और फुसफुसाहट पकड़ी और वह अपने विचारों से पीछे हट गया और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बैग में रखा सामान देखा। मुलायम सफेद बन बीच में फैल गया था और मांस को आकर्षक सुगंध के साथ वहां डाला गया था। हैमबर्गर इस व्यंजन का एक वैध विवरण प्रतीत होता है। 2 लेकिन क्या ये वाकई रसदार है? प्लूटोए को संदेह था, लेकिन वह रसदार हैमबर्गर नामक चीज को आजमाने का विरोध नहीं कर सका। गंध का आकर्षण बहुत लुभावना था और उसने एक बड़ा काट लिया। मांस और रोटी के स्वादिष्ट स्वाद ने तुरंत उसके मुंह में अपना विस्फोटक स्वाद बिखेर दिया। मांस का रस बह निकला, उसकी स्वाद कलियों को छेड़ा और उन्हें और भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। भावना बहुत संतोषजनक है। ये स्वाद यांग झो फ्राइड राइस के हल्के स्वाद के विपरीत है और अधिक रोमांचक है। उनकी तुलना करना एक नखलिस्तान से पीने के पानी और एक उग्र शराब पीने के बीच के अंतर की तुलना करने जैसा है। उग्र भावना उसके गले से नीचे उतरती है और तुरंत उसके रक्त को पुष्ट करती है। जंगली भीड़ का आनंद लेते हुए प्लूटो ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद में कराहने से खुद को रोक नहीं सका। उसका खून उसके पूरे शरीर में बह रहा था और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। यह उसे पहली बार याद दिलाता है जब उसने अपने पहले प्यार को कबूल किया था। उस समय उसका दिल अब की तरह धड़क रहा था, अब की तरह, और उसका खून भी इसी तरह बेतहाशा बह रहा था। एक पल के लिए वह वहीं खड़ा रहा और अतीत के बारे में याद करता रहा और अपने जीवन की जांच करता रहा। प्लूटो हर दिन सभी प्रकार की जातियों से मिलता और उनका अभिवादन करता और हमेशा मुस्कुराता रहता। वह भूल गया था कि वास्तव में खुशी में मुस्कुराना क्या होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक अब उसने आखिरकार अपनी वास्तविक सच्ची मुस्कान पाली जो उसने सोचा था कि बहुत पहले खो गई थी। ये स्वाद, ये दिल को हल्का करता है और एक खुशी में मुस्कान लाता है। जब से वह पाप के शहर में आया था, प्लूटो ने सहन किया, बचाया, घुटने टेके, रोया, हार गया और जीत गया। अंत में वह आखिरकार पाप के शहर में अपनी खुद की एक दुकान खोलने में कामयाब रहे। पलक झपकते ही एक दशक बीत गया। अपने गृहनगर की उनकी यादें अधिक से अधिक धुंधली होती जा रही हैं। इन कुछ वर्षों में उसने अच्छा किया था और अपने अतीत के सपनों को भूल गया था। जब प्लूटोए ने पहली बार सिन शहर में पैर रखा और ओडेन प्लाजा में दुकानों की विशाल श्रृंखला देखी, तो उसने कसम खाई कि वह यहाँ कम से कम 10 दुकानें खोलेगा और एक सफल व्यापारी बन जाएगा। हैमबर्गर खत्म करने के बाद प्लूटोए ने अचानक अपना सिर उठाया और माइकल की ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से कहा, बॉस माइक, मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने व्यवसाय की दूसरी शाखा खोलने का समय आ गया है। एकदम बढ़िया। माइकल मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके अतिथि अचानक क्यों कहेंगे कि उन्हें अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में बताएं। माइकल को यह विचार पसंद आया कि हैमबर्गर ने उन्हें और अधिक करने के लिए प्रेरित किया। रसदार हैमबर्गर का एक और ऑर्डर कृपया। मुझे विश्वास है कि यह बढ़िया व्यंजन पाप के शहर में लोकप्रिय हो जाएगा। दूसरा आदेश देते ही प्लूटो मुस्कुराया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। माइकल ने अपना सिर हिलाया और एक और हैमबर्गर तैयार करने के लिए रसोई में प्रवेश किया। दूसरा हैमबर्गर खाने के बाद प्लूटोए ने अपने पैसे की थैली से पैसे निकाल लिए। उसने पूछताछ करते हुए माइकल की ओर देखा। बॉस माइक, मैं 5 हैमबर्गर को ले जाने के लिए ऑर्डर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे सहयोगी भी इसे आजमा सकें। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आज सिर्फ एक परीक्षण बिक्री है। एक व्यक्ति 3 हैमबर्गर तक सीमित है। माइकल ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। माइकल के लिए परीक्षण बिक्री अधिक लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित करने और कल मुख्य बिक्री के लिए तैयार करने के लिए है। आज उसके पास बेचने के लिए बहुत सारे रसीले हैमबर्गर नहीं हैं। फिर मुझे एक बर्गर दे दो, कृपया ले जाओ। बच्चों में से एक के पिता का निधन हो गया था और वह असंगत लग रहा था। मुझे आशा है कि भोजन उसे फिर से खड़े होने के लिए आवश्यक साहस और शक्ति देगा। प्लूटो ने अपना सिर हिलाया और जिद नहीं की। खुद एक व्यापारी के रूप में उन्होंने नए उत्पाद की मांग का न्याय करने के लिए नए उत्पादों के लिए पहले कुछ परीक्षण बिक्री की थी। इसलिए वह समझ गया कि माइकल इस नियम पर क्यों जोर देता है। हैमबर्गर के साथ शीघ्र ही प्लूटो निकल गया। माइकल ने सोने के सिक्के रख लिए। फिर एक नया ग्राहक रेस्तरां में दाखिल हुआ और सबसे पहली बात उसने कही, बॉस माइक, क्या आपके पास एक नया व्यंजन है? वह कौन सी चीज है जो पिछला ग्राहक अपने हाथ में लिए हुए था? ये स्वर्गीय खुशबू आ रही है। वन पुलुओ म्यूशान पुलुओएर। मुशान टू चीनी में टू प्लूटोए मुशान उच्चारण समान है।
2 जी रूजियमो चीनी में रसदार हैम्बर्गर रूजियमो बन में मांस है। 3 इस अध्याय को समृद्ध फूड कॉम पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं आज बर्गर किंग में कानाफूसी कर रहा था क्योंकि रसदार हैम्बर्गर के बारे में इन सभी अनुवादों ने मुझे एक के लिए तरसा दिया। ये बिल्कुल रसीला नहीं है। मीट पैटी इतनी पतली है। हालांकि मुझे इसमें लगी हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं। और नहीं, मैं इसे पूरा नहीं कर सका। ये बहुत बड़ा है। मैं अभी भी बीमार हूँ और मेरी सामान्य भूख भी नहीं थी। सांस। ओह, एक असली रसदार हैम्बर्गर के लिए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। योद्धा महाराज अध्याय 60। दोपहर के भोजन के लिए 30 रोजियामो जल्द ही बिक गए। कई ग्राहक मांस की सुगंध के लिए तरस गए और मेग को और बनाने के लिए कहा। मैग इस बारे में कुछ नहीं कर सका। उसने बहुत सी सामग्री तैयार की थी, लेकिन वह केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही रोजियामो बना सकता था। उसे 2 घंटे पहले रोजियामो तैयार करना, आटा गूंथना और ब्रेस्ड मांस बनाना शुरू करना था। वह यंगजहॉ फ्राइड राइस की तरह मौके पर ही रोजियामो नहीं बना सका। ग्राहकों को रोजियामो के नाजुक छोटे बैग में भी काफी दिलचस्पी थी। कुछ ने ये भी कहा कि वे इसे एक पर्स के रूप में वापस लेना चाहते हैं, विशेष रूप से बैग पर पीछे की प्यारी ड्राइंग। एमी बहुत खुश थी। शाम को अधिक ग्राहक आए। यंगजहॉ फ्राइड राइस और रोजियामो ने उन्हें दीवाना बना दिया। खाना पकाने की अनूठी विधि और व्यसनी स्वाद ने भोजन की उनकी कल्पना को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि यहाँ का खाना थोड़ा महंगा था, लेकिन कैस सिटी में अमीर लोगों की कमी नहीं थी। अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ सोने के सिक्के खर्च करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे खेद है, लेकिन हम आज बिक चुके हैं। आधिकारिक बिक्री कल शुरू होगी, क्योंकि हमें पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। प्रत्येक भोजन के लिए रोजियामोस की संख्या सीमित है। कृपया कल जल्दी आएं। मेग ने आखिरी ग्राहक को मुस्कुराते हुए देखा। उसने दरवाजे पर लगे साइन बोर्ड को पलट दिया और राहत की सांस ली। हालांकि उसने यंगजहॉ फ्राइड राइस और रोजियामो खा लिया था, फिर भी वह थोड़ा थका हुआ था। आज की परीक्षण बिक्री के लिए 90 रोजियामो सभी बिक गए। रोजियामो में कुछ समय लगने के कारण यंगजहॉ फ्राइड राइस पहले की तुलना में कम बिके। उसने केवल 50 रोजियामोस बेचे और कुल 360 सोने के सिक्के बनाए। कल वह जल्दी उठ जाता था और अधिक रोजियामो बनाने के लिए और आटा गूंथता था। 1000 रोजियामोस टोफू पुडिंग को अनलॉक करने की कुंजी थी। अब जब वह एक रेस्टोरेंट का मालिक था तो उसने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि वह थोड़ा जिज्ञासु था। क्या इस दुनिया में नमकीन पार्टी और मिठाई पार्टी होगी? लोग आपस में मिलजुल कर रहे तो अच्छा रहेगा। यदि लोग तलवारें खींचते हैं जैसा कि उन्होंने अपने पिछले जीवन में किया था, तो शायद वे रेस्तरां के सामने मीठे और नमकीन प्रतियोगिता के संकेत के साथ एक अंगूठी स्थापित कर सकते थे। लोग रोज रिंग पर लड़ते थे। अपनी बाहों में अगली डकलिंग के साथ एमी ने मेग को देखा, उसके विचार की ट्रेन को बाधित किया। पिताजी, आप बहुत थक गए होंगे। मुझे आपके कंधों की मालिश करने दीजिए। म्याऊ म्याऊ टिल्ड अगली डकलिंग म्याऊ मानो एमी के शब्दों से सहमत हो। 2 प्यारे छोटों को देखते हुए मेग ने हाथ बढ़ाया और एमी के सिर को थपथपाया। वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, डैडी थके नहीं हैं। एमी, बस थोड़ी देर यहाँ बैठो। अगर तुम थके हुए हो, तो ऊपर जाकर नहा धोकर सो सकते हो। नहीं, मैं आज अपने पिता के साथ सोने जा रहा हूँ। अगली डकलिंग के सिर को थपथपाने से पहले एमी ने अपना सिर हिलाया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, बदसूरत बत्तख का बच्चा? मियाऊ। बदसूरत बत्तख ने अपना मुंह खोला और जम्हाई ली। भले ही वह सिर हिला रहा था, लेकिन उसकी अनिच्छा उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। ठीक है, फिर मैं गति करता हूँ। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह प्लेटें साफ करने लगा, मेज पोंछने लगा और फिर फर्श पर पोछा लगाने लगा। जब उसने किया, तो आधा घंटा पहले ही बीत चुका था। एमी पहले से ही काउंटर पर आधी सो चुकी थी, और अगली डकलिंग पहले ही उसकी बाहों में सो चुकी थी। बदसूरत बत्तख को टोकरी में रखो, और फिर हम सोने के लिए ऊपर जाएंगे। मेग ने अपने एप्रन को खोल दिया और उसे किनारे पर लटका दिया। उसने अपने हाथ सुखाए और एमी के बालों को सहलाते हुए कोमल स्वर में बोला, मम हम। एमी ने सिर हिलाया। मायाउटिल्ड बदसूरत बत्तख ने मेग के शब्द सुने थे, और उसने अपनी आंखों में नाराजगी के संकेत के साथ उसकी ओर देखा। फिर उसने एमी की स्कर्ट को अपने छोटे गुलाबी पंजे से पकड़ लिया और अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह उसकी बाहों से बाहर नहीं निकलना चाहती हो। बदसूरत बत्तख का बच्चा, तुम नहीं कर सकते। पिता ने कहा कि तुम्हें नीचे सोना होगा। एमी ने अपना सिर हिलाया और उसे उठा लिया।
जैसे ही वह ऊंचे स्टूल से उतरी, उसने कहा, इसके अलावा तुम बहुत बदसूरत हो। क्या होगा अगर तुम मुझे रात में जगाने से डरते हो? मैं तुम्हें बिस्तर से लात मार सकती हूँ। मेघ हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि एमी को उससे तेज तर्रार होने के तरीके सिखाने की जरूरत नहीं थी। म्याऊं म्याऊं। अगली डकलिंग ने अपना मुंह खोला और यह साबित करने के लिए प्यारा अभिनय करने की कोशिश की कि वह उतनी बदसूरत नहीं थी, लेकिन एमी ने फिर भी उसे छोटी टोकरी में भर दिया और उसे एक छोटे से कंबल में लपेट दिया। एमी उठ खड़ी हुई और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, अगली डकलिंग, तुम्हें अच्छे से सोना होगा। अगर तुम अच्छा करती हो तो मैं तुम्हें कल सुबह खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगी। उसने फिर मेघ का हाथ पकड़ लिया और ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। म्याऊं 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 म्याऊं। टिल्ट बदसूरत बत्तख तुरंत छोटे कंबल से बाहर निकली और अपने हाथों को छोटी टोकरी के किनारे पर रख दिया। इसने एमी की पीठ को देखा और एक परित्यक्त बिल्ली के बच्चे की तरह दयनीय रूप से रोया। पिताजी, अगली डकलिंग बहुत डरी हुई लग रही है। क्या हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसे बिस्तर से लात न मारूं। मेघ को देखने से पहले आंसू की कगार। मेघ ने दयनीय बदसूरत बत्तख के बच्चे को देखा, फिर उम्मीद एमी पर। उन दोनों का एक साथ प्यारा अभिनय करना एक दोहरा झटका था, और उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। वह क्या कर सकता था? वह केवल सिर हिला सकता था और कह सकता था, ठीक है, तो चलो इसे ऊपर ले चलते हैं। ठीक है। एमी के चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वह एक इस्तीफा देने वाली अभिव्यक्ति के साथ झुकी और टोकरी से बदसूरत बत्तख का बच्चा उठाया। उसने आह भरी और कहा, मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन आज रात जब तुम सो तो तुम्हें अपना चेहरा ढकना होगा। मुझे डराओ मत। म्याऊं म्याऊं। अगली डकलिंग एमी की बाहों में एक आरामदायक स्थिति पाने से पहले खुशी से रोई। इसने अपना छोटा सिर उसके खिलाफ रगड़ा और संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। ऊपर जाने के बाद एमी ने सो रही बदसूरत बत्तख को छोटे बिस्तर के किनारे पर रख दिया और मेघ को धोने के लिए जाने से पहले सावधानी से उसके छोटे सिर को तकिए पर रख दिया। मेघ ने एमी को नहाने में मदद की और फिर सिस्टम से एक प्यारा नीला बैंगनी नाइट गाउन खरीदा। छोटे बिस्तर पर ले जाने से पहले उसने उसके बाल सुखाए। जैसे ही एमी लेट गई, अगली डकलिंग ने उसके हाथ को गले लगाने के लिए अपने छोटे पंजे बढ़ा दिए और उसका छोटा सिर भी उसके खिलाफ दब गया। तुम बहुत भारी हो। एमी ने इसे कोई चेहरा नहीं दिया और उसने इसे एक तरफ धकेल दिया। उसने जम्हाई ली और मेघ को देखा और फुसफुसाया, शुभ रात्रि पिता। शुभ रात्रि। एमी के बालों को सहलाते हुए मेघ मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। बदसूरत बत्तख, जिसे एक तरफ धकेल दिया गया था, फिर से अचंभे में आ गई। वह अभी भी उसकी बाहों से लिपटना चाहता था और अपना छोटा सा चेहरा उसके सामने दबाकर सोना चाहता था। क्या एक चिपचिपी छोटी सी बात है? मेघ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उसने दो छोटों को अंदर किया, लाइट बंद कर दी और नहाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया।